हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गाराई एंड सल्काई ऑफ द ब्रेन एज वेल एज द फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। तो हमारा जो सेरेब्रम है, दिस सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है ना। तो जो सेरेब्रम के अंदर दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, दीज टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ वाइट बैंड जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, है ना। तो यहाँ पर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, दोनों को ज्वाइन करने का जो वाइट बैंड है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। नाउ दिस सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर, अगर हम एक को देखें, है ना, यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है, दिस इज द सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अगर हम एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखें, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट, है ना। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है या आउटर पार्ट है, और जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इनर पार्ट। तो आउटर पार्ट इज थिन एंड इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, है ना। आउटर पार्ट थिन होता है और ग्रे मैटर का बना होता है, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। जो इनर पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ द वाइट मैटर, ठीक है। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं एंड दीज फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन, है ना। तो इस तरीके से दे आर फोल्ड्स अप एंड डाउन विच इज प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये जो इन्वेजिनेशंस हैं, ये जो ग्रूव्स हैं, इनको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज सल्कस, है ना। सल्कस, सल्कस का मतलब है डिप्रेशन। और ये जो प्रोजेक्शंस हैं, एलिवेशंस हैं, इनको हम बोलते हैं, दिस इज गायरस। अगर एक है तो गायरस बोलेंगे, अगर प्लूरल है तो गाराई बोलेंगे। यहाँ पर भी अगर एक है तो सल्कस बोलेंगे, इफ इट इज प्लूरल वी कॉल इट एज सल्काई, ठीक है। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ न्यूमरस सल्कस एज वेल एज गायरस। तो यहाँ इस डायग्राम में यहाँ पे कुछ सल्कस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ब्रेन में बहुत सारे सल्कस एंड गाराई होते हैं, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द इम्पॉर्टेंट वंस, है ना। तो अब जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, है ना। तो जो लोब सबसे पहले फ्रंट में पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के ठीक पीछे पाया जाता है पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब के नीचे देयर इज टेम्पोरल लोब और सबसे पीछे पाया जाता है ऑसिपिटल लोब, है ना। तो अब ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अंदर बेसिकली देयर आर गाराई एंड सल्कस। तो इस डायग्राम में हम पहले सल्कस को स्टडी करेंगे, इसके बाद में हम गाराई को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ठीक सेंटर से on the lateral surface, superolateral surface of the left cerebral hemisphere as well as right cerebral hemisphere, सेंटर से एक सल्कस जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। इस सल्कस का एक नाम और है, इसको हम रोलैंडिक सल्कस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रल सल्कस है, एक तरीके से फ्रंटल लोब को और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है। Then there is another sulcus which is present between frontal and temporal lobe, इसको हम बोलते हैं lateral sulcus, और इसका एक नाम और है, that is Sylvian fissure, ठीक है। तो एक तरीके से जो सेंट्रल सल्कस है, ये फ्रंटल और पैराइटल लोब को डिफरेंशिएट कर रहा है। जो सिल्वियन फिशर और द लैटरल सल्कस है, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब इस सेंट्रल सल्कस के ठीक पीछे there is one more sulcus, you can see here in the diagram, इसको हम बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। पोस्ट सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेंट्रल सल्कस के ठीक पीछे है ना। सिमिलरली सेंट्रल सल्कस के ठीक आगे there is another sulcus जिसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल सल्कस। तो यहाँ पर 4 सल्कस हो गए, एक सेंट्रल सल्कस, एक पोस्ट सेंट्रल सल्कस, एक प्री सेंट्रल सल्कस और दूसरा लैटरल सल्कस, ठीक है। अब अगर हम फ्रंटल लोब देखें, तो फ्रंटल लोब में अगेन देयर आर 2 इंपॉर्टेंट सल्कस। ये जो ऊपर वाला है, दैट इज द सुपीरियर फ्रंटल सल्कस, एंड जो नीचे वाला है, दैट इज द इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, ठीक है। सिमिलरली इन द टेम्पोरल लोब देयर आर अगेन 2 इंपॉर्टेंट सल्कस। जो ऊपर वाला है, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब में है ना। और जो नीचे वाला है, इसको हम बोलेंगे इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, ठीक है। अब
पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को डिमार्केट करने के लिए बीच में एक सल्कस पाया जाता है विच इज नोन एज पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, है ना। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये सल्कस क्या करता है, ये पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को एक तरीके से इनका ये डिमार्केशन पॉइंट है। अब एक सल्कस ठीक पीछे ऑसिपिट में पाया जाता है जो कि आगे की तरफ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्कराइन सल्कस। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सल्कस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब हम अगर गायराई को देखें तो यहां पर देखें आप, सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्कस के बीच का ये जो ग्रे मैटर है इसको हम बोलते हैं गायरस। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये वाला भाग, दिस इज द पोस्ट सेंट्रल गायरस, है ना, क्योंकि यह गायरस के पीछे है, सेंट्रल सल्कस के पीछे है। अब ये वाला भाग जो कि सेंट्रल सल्कस के आगे है इसको हम बोलते हैं प्री सेंट्रल गायरस। तो यहां पे दो गायरस हो गए, एक सेंट्रल सल्कस के पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस, एक सेंट्रल सल्कस के आगे प्री सेंट्रल गायरस। अब अगर हम इस फ्रंटल लोब को देखें तो फ्रंटल लोब के अंदर ये जो दो सल्कस हैं ये डिवाइड करते हैं फ्रंटल लोब को इनटू 3 गायरस, दैट इज सुपीरियर फ्रंटल गायरस, देन मिडिल फ्रंटल गायरस, देन इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। और अगर हम टेम्पोरल लोब को देखें तो यहां पर भी सुपीरियर और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस टेम्पोरल लोब को डिवाइड करता है इनटू सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। So these are some of the important sulcus and gyri of the cerebral hemisphere. Now let us understand the functional areas of the brain. तो वैसे तो जो ब्रेन है दैट इज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, दैट इज फ्रंटल लोब, देन पैराइटल लोब, देन फ्रंटल के नीचे टेम्पोरल लोब और सबसे पीछे ऑसिपिटल लोब। लेकिन ब्रॉडमैन नाम के साइंटिस्ट ने सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कुछ एरियाज में डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, है ना। और इन एरियाज को हमने कुछ नंबर दे दिया है और इन नंबर के आधार पर हम इनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको हम ब्रॉडमैन्स फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली पूरे के पूरे ब्रेन को 2 कैटेगरी में या 2 टाइप ऑफ एरियाज में डिवाइड कर दिया। पहला एरिया दैट इज द प्राइमरी एरिया, है ना, तो एक मेन एरिया और मेन एरिया के साथ में उसका सबऑर्डिनेट एरिया जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो जो मेन एरिया है दैट इज प्राइमरी एरिया, इसका काम है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आती है सबसे पहले वो रिले होगी इन द प्राइमरी एरिया, है ना। और प्राइमरी एरिया का काम है परसेप्शन ऑफ सेंसेशन, वो इंफॉर्मेशन जो भी उस तक आई है उस इंफॉर्मेशन को परसीव करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी एरिया। एसोसिएशन एरिया का मतलब है इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको इंटरप्रेट करना। फॉर एग्जाम्पल एक साउंड है ना, एक साउंड आया है तो वो साउंड को महसूस करने का, साउंड को सुनने का काम कौन सा करेगा, प्राइमरी एरिया। लेकिन वो साउंड चिड़िया की है या वो साउंड घंटी की है या वो साउंड किसी व्हीकल की है, इसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन सा एरिया करेगा, एसोसिएशन एरिया। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस डायग्राम इज फ्रॉम द सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस डायग्राम में हमने फंक्शनल एरियाज को बनाया है। अब यहाँ पर हम एक एक लोब को पढ़ेंगे और उनमें पाए जाने वाले फंक्शनल एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला लोब है दैट इज द फ्रंटल लोब विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल सल्कस, है ना। तो ये वाला जो लोब है जो कि ये दिस इज द सेंट्रल सल्कस, है ना। इस सेंट्रल सल्कस से लेकर इसके फ्रंट में जो लोब है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। Now this is again divided into numerous areas। तो जो सबसे पहला एरिया सेंट्रल सल्कस के ठीक आगे है इसको हम बोलते हैं एरिया नंबर 4।
ओके, एंड दिस एरिया इज नोन एज प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया यानी कि ये जो एरिया है ये मोटर इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम प्री सेंट्रल गायरस भी बोलते हैं, है ना। प्री सेंट्रल गायरस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल गायरस, प्री है तो इसको हम प्री सेंट्रल गायरस भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑफ एरिया नंबर 4, इट इनिशिएट एंड कंट्रोल वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, है ना। तो इस एरिया का काम, दैट इज एरिया नंबर 4 का फंक्शन है टू इनिशिएट वॉलंटरी मूवमेंट को इनिशिएट करना, और ना सिर्फ इनिशिएट करना बल्कि उसको आगे कंट्रोल भी करना, एंड दैट टू ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इस एरिया के अंदर लीजन होगा, प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर, तो जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो पाएंगी। इसका मतलब इट विल रिजल्ट इन पैरालिसिस ऑफ द ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6 एरिया नंबर 4 के और आगे पाया जाता है, और इसका काम होता है, इसको हम प्री मोटर एरिया भी बोलते हैं। प्री मोटर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ द मोटर एरिया, है ना। तो एरिया नंबर 6 दैट इज द प्री मोटर एरिया, इसका फंक्शन होता है इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट्स इनिशिएटेड बाय द एरिया नंबर 6, यानी कि एरिया नंबर 6 मूवमेंट को इनिशिएट करता है और उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है प्री मोटर एरिया, दैट इज एरिया नंबर 6, ठीक है। एंड इट एक्ट एज अ हायर सेंटर फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब एरिया नंबर, अच्छा, अब यहाँ पर अगर लीजन होगा प्री मोटर एरिया में तो क्या होगा? देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स विच आर इनिशिएटेड बाय द एरिया नंबर 4, है ना। तो जो मूवमेंट्स है वो आपस में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? इट विल रिजल्ट इन इनकोऑर्डिनेशन of movements. Next is area number 8. Area number 8 is in front of area number 6. इसको हम frontal eye field भी बोलते हैं, frontal eye field, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड विद द वॉलंटरी एंड कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई बॉल, है ना। तो ये जो एरिया है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। कॉन्जुगेट मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट ऑफ द आई बॉल ऑन द सेम साइड, है ना। अगर हम राइट साइड देख रहे हैं तो हमारी दोनों आई बॉल्स राइट साइड जा रही हैं, अगर हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो दोनों आई बॉल्स हमारी लेफ्ट साइड जा रही हैं, है ना। तो एक ही तरफ पे दोनों आई बॉल का मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट मूवमेंट, है ना। तो अगर यहाँ पर लीजन होगा तो क्या होगा? देयर विल बी डेविएशन, देयर विल बी डेविएशन फ्रॉम conjugate movement of eyeball, है ना। तो eyeball दोनों एक साइड पे मूव नहीं करेंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज एरिया नंबर 44 एंड 45, है ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं ये जो लेटरल सल्कस है या फिर ये जो सिल्वियन फिशर है, ठीक इसके ऊपर पाया जाता है एरिया नंबर 44 एंड 45, और इसको हम बोलते हैं दिस इज ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया, इसका एक नाम और है मोटर स्पीच एरिया, है ना। और जैसा कि नाम है इसका, इससे हमको समझ में आता है ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच के लिए, है ना। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन स्पीच। तो स्पीच के लिए ये एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, बोलने में ये एरिया हेल्प करता है। अगर इस एरिया का लीजन होगा इट विल रिजल्ट इन प्योर मोटर एफेजिया, इसका मतलब है हम बोल नहीं पाएंगे, है ना, और इसको हम बोलते हैं प्योर मोटर एफेजिया, ठीक है। द नेक्स्ट एरिया इज एरिया नंबर 9 to 14, 23, 24, 29 एंड 32, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज शो नहीं किए गए हैं क्योंकि दीज एरियाज आर शोन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, हम उसको लैटरल एस्पेक्ट में शो नहीं कर सकते हैं। तो 9 से लेके 14, 23, 24, 29, 32 इन सारे के सारे एरियाज को हम इकट्ठा बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। और इनका फंक्शन क्या है? इट फॉर्म्स द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ये जो एरिया है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके अलावा दिस एरिया इज कंसर्न्ड विद इमोशंस, लर्निंग,
मेमोरी, सोशल बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो कि हमारे इमोशंस के लिए, हमारा जो सोशल बिहेवियर होता है, हमारी जो पर्सनालिटी है समाज में, ठीक है, किस तरीके से हम लर्न करते हैं, कैसे हम मेमोराइज करते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस वॉज अबाउट द फ्रंटल लोब एंड द एरियाज ऑफ द फ्रंटल लोब। द नेक्स्ट लोब इज पैराइटल लोब। तो जो पैराइटल लोब है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड सेंट्रल सल्कस एंड इन फ्रंट ऑफ पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, है ना। तो यहाँ पर ये सेंट्रल सल्कस है और यहाँ पर पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस होता है, दोनों के बीच में पाया जाता है पैराइटल लोब। अब इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? तो सबसे पहला एरिया है एरिया नंबर 3, 1 एंड 2, है ना। एरिया नंबर 3, 1 एंड 2, इसको हम बेसिकली प्राइमरी सेंसरी एरिया भी बोलते हैं और इसका एक नाम और है, इसको हम वी ऑल्सो कॉल दिस एज पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। एरिया नंबर 3, 1, 2 और पोस्ट सेंट्रल गायरस, इसको हम प्राइमरी सेंसरी एरिया और सोमैटो सेंसरी एरिया 1 भी बोलते हैं, है ना। इसका काम क्या है? इसका जो फंक्शन है दैट इज द परसेप्शन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। तो इस एरिया का काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करना, और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? पेन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, एनी सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है एरिया नंबर 5 एंड 7। तो यहाँ पर डायग्राम में देखें, एरिया नंबर 5 एंड 7 जो कि एरिया नंबर 3, 1, 2 के बाद पाए जाते हैं, इनको हम सोमैटो सेंसरी एरिया 2 या फिर एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं, है ना। तो ये जो एरियाज हैं, एरिया नंबर 5 एंड 7, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज द सेंसरी इंफॉर्मेशन परसीव्ड बाय प्राइमरी सेंसरी एरिया। तो प्राइमरी सेंसरी एरिया में जो इंफॉर्मेशन जाती है, बाद में ये एसोसिएशन एरिया में जाती है और एसोसिएशन एरिया उस इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है, एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टीरियोग्नोसिस, है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आंख बंद कर कर भी अगर हम उसको पहचान सकते हैं, उसका शेप, उसका साइज, उसका टेक्सचर के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोग्नोसिस, ठीक है। टेम्पोरल लोब है, ये बिलो लैटरल सल्कस पाया जाता है। अब इसके अंदर आता है एरिया नंबर 41 एंड 42, है ना, जस्ट बिलो द लैटरल सल्कस, ठीक है। तो एरिया नंबर 41 एंड 42, इसको हम प्राइमरी ऑडिटरी एरिया भी बोलते हैं। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया यानी कि जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले कहाँ रिले करेगी? इन एरिया नंबर 41 एंड 42, है ना। और इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन है परसेप्शन ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, है ना, यानी कि जो भी साउंड है उसको ये परसीव करने का काम करेगा एरिया नंबर 41 एंड 42। नेक्स्ट इज एरिया नंबर 22 विच इज कॉल्ड सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया और एसोसिएशन एरिया, है ना। तो यहाँ पर 41, 42 एरिया के आजू बाजू पाया जाता है सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22। और एरिया नंबर 41 और 42 के ठीक पीछे एक और एरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स एरिया, है ना। तो एरिया नंबर 22 और जो वर्निक्स एरिया, इन दोनों का जो काम है दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड और ऑडिटरी सेंसेशन, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं से साउंड आ रही है तो वो साउंड सबसे पहले रिले होगी हमारे प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया उस साउंड को परसीव करेगा, उसका एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिटरमिन करेगा, है ना। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया वो साउंड किस चीज़ की है, ठीक है, वो साउंड बर्ड्स की है या फिर वो साउंड व्हीकल की है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमारा वर्निक्स एरिया एज वेल एज एरिया नंबर 22, ठीक है। नाउ इन द लास्ट वी कम टू द ऑसिपिटल लोब जो कि ठीक पीछे पाया जाता है। तो यहाँ पर जो एरिया नंबर 17 है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी विजुअल एरिया, है ना। तो इसका काम क्या हो गया? इसका काम है परसेप्शन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन या फिर विजन, है ना। तो पहली इंफॉर्मेशन विजन की कहाँ रिले होगी? इट विल रिले इन द एरिया नंबर 17, दैट इज द प्राइमरी विजुअल एरिया। नाउ just in front of area number 17 there is area number 18 which is also called secondary visual area or visuopsychic area और एसोसिएशन एरिया, है ना। तो जो एरिया नंबर 18 है इसका काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल सेंसेशन,
ठीक है। अब इसके बाद में एरिया नंबर 18 के और आगे पाया जाता है एरिया नंबर 19 विच इज नोन एज ऑसिपिटल आई फील्ड, है ना। तो जो एरिया नंबर 19 है जिसको हम ऑसिपिटल आई फील्ड बोलते हैं, इसका काम होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। दैट मीन्स दिस एरिया नंबर 19 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल रिफ्लेक्सली। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।